चलिए तो शुरू कर देते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि बहुत इजी भी है और मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो सबसे ज़्यादा आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और दूसरा इसकी आती हैं थ्योरी जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ये आपकी की सारी थ्योरी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, विद टैक्स, विदाउट टैक्स, आर्बिट्रेज इफेक्ट, नेट ऑपरेटिंग इनकम्स, इन सब थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। सभी को थ्योरी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको हर एक चीज़ें के बीच में आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। देखो ये जो चैप्टर है ये पर्टिकुलर कोड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे बीकॉम के अंदर है, चाहे एमकॉम के अंदर है, चाहे बीबीए के अंदर है, या फिर मैं कहूँ कि एमबीए कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको हर स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलेगा। सो दैट्स अ रीजन ये सभी स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर कोर्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसका हम सिलेबस अभी फिलहाल कर रहे हैं, राइट। आप सभी को पता है, ये आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी सारी की सारी जो चैप्टर है यूनिट वाइज सब चैप्टर मिल जाएंगे। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंप्लीट कर लिया, देन फाइनली आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर करने वाले। अच्छा, अब हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि हर एक फर्म को चलाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि एक जो कैपिटल होती है फर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब मैंने कहा कि फर्म के पास आपके पास दो सोर्सेज होते हैं, या तो आपके खुद का पैसा होगा, है ना, जिसे हम प्रोप्राइटरी फंड के नाम से जानते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास ऐसा पैसा होगा जो कि आप बाहर से लेंगे, जिसे हम उधार का पैसा कहेंगे, है ना। आपके पास दो सोर्सेज है, प्रोप्राइटर्स फंड्स हैं आपके पास, और दूसरा आपके पास बोरोड फंड है, राइट। प्रोप्राइटर फंड्स वो फंड होते हैं जो कि आपका होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बात की जा रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स मोस्टली ये बात की जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो सोर्सेज को अरेंज करते हो ना, उसका प्रपोर्शन देखते हो कि कितना पैसा मैं अपना यूज करूं और कितना पैसा मैं बाहर से रेज करूं, उनके बारे में बात करता है। दिस इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द प्रपोर्शन बिटवीन द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ द फिनेंस। क्या कह रहा है? ये प्रपोर्शन है जितने भी आपके पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फिनेंस है उनका एक, मतलब कहते हैं ना कि कितना हिस्सा में इससे लेना चाहिए, कितना हिस्सा में इससे लेना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में शादी है, मैंने आपको पीछे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे। आपके घर में शादी है और आपको मिनिमम लेके चलती हूँ, मिनिमम जो है 10 लाख रुपीस के अंदर नॉर्मल शादी हो जाती है, ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास केवल 3 लाख रुपए हैं, बाकी का पैसा आप क्या करने वाले हो, बाहर से लेने वाले हो। सो ये टोटल कैपिटल तो ये हो गई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन्स कि कहाँ से पैसा आपने अरेंज किया है वो बात की जा रही है। ये तो आपका खुद का पैसा हो गया, ये आप है बाहर से पैसा जो ले रहे हो। क्लियर है? सो यहाँ पे इसी का प्रपोर्शन होता है। प्रपोर्शन क्या हुआ? 3:7। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास दो सोर्सेज है, प्रोप्राइटर्स फंड्स होते हैं, बोरोइंग फंड्स होते हैं। प्रोप्राइटर फंड्स के अंदर आपके जैसे कि इक्विटी शेयर्स फंड्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इसके अंदर रिजर्व या फिर मैं कहूँ सरप्लस हो गया, या फिर मैं कहूँ कि रिटेन अर्निंग जो है, ऐसी इनकम जो आपने कहीं ना कहीं जो कमाई थी और उसको एज ए स्टोर करके रख लिया, वो इनकम आपकी बात की जा रही है, रिटेन अर्निंग, राइट। अच्छा, बोरोड फंड की बात की जाए तो वो कैसा फंड होता है कि हम बाहर जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से पैसा हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, या फिर मैं कहूँ मैंने डिबेंचर्स को इशू कर लिया, ये आपकी बोरोड कैपिटल में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि आपके पास ये दोनों सोर्स है, प्रोप्राइटर्स फंड्स भी हैं और बोरोड फंड्स भी हैं, ठीक है, बट इनमें से कितना हिस्सा आप यहाँ से लेंगे, कितना हिस्सा आप यहाँ से लेंगे, ये डिपेंड करता है आपके 3 फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला आपकी बात आ जाती है रिस्क का फैक्टर, दूसरा आ जाता है आपकी कॉस्ट का फैक्टर, फिर मैं लास्ट में इसको लूंगी कंट्रोल का फैक्टर। क्यों? आप ये भी तो देखते हैं ना कि किसको लेने से हमारे पास ज्यादा रिस्क आ रहा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ, इवन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था तब से ही हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जो इक्विटी होते हैं
प्रेफरेंस होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। इनके बारे में आपको अगर इन डेप्थ जानना है ना, सो प्लेलिस्ट पे जाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा 5th सेमेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर वीडियो, आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको चैप्टर नंबर 3rd, 4th और चैप्टर नंबर 5th देखना है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में डिस्कस किया। उसके अंदर मैंने इनकी फीचर्स बताई हुई थी। जो इक्विटी शेयर होते हैं ये आपके लेस रिस्की होते हैं, ठीक है, ये आपके मॉडरेट होते हैं, ये आपके हाई रिस्की होते हैं। ध्यान से सुनना है, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है बताऊंगी, रुको। अच्छा, कॉस्ट की अगर बात की जाए, ये हाईली कॉस्टेड होते हैं, ठीक है, ये मॉडरेट ही चलता है, ये लेस कॉस्ट होती है इनकी, दैट मीन्स ये चीपेस्ट सोर्स है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं इनको एक बात और, इनकी जो ये आपको वेरिएबल डिविडेंड रेट मिलती है, यहां पर फिक्स्ड डिविडेंड रेट मिलती है, कॉमन जो मोटा मोटा बता रही हूं जो इनके बारे में, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलती है। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा कि ये लेस रिस्की है। ये लेस रिस्की क्यों है, इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिबेंचर्स के बारे में बात करूंगी। डिबेंचर्स ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हम जब पैसा रेज करते हैं ना, सो इनको हम इंटरेस्ट जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अगर कंपनी कैपेबल नहीं हुई कि इंटरेस्ट हम नहीं दे सकते, इंटरेस्ट की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अगर उनको टाइमली पेमेंट नहीं किया इन डिबेंचर्स होल्डर्स को, सो इनके पास ये पूरा राइट है कि जब इनको ये इंटरेस्ट ना मिले तो ये कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज करवा सकते कि इस कंपनी ने हमें रेगुलर इंटरेस्ट नहीं दिया। ये इनके पास प्रॉपर राइट है। यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं कि अगर हम इनको इंटरेस्ट ना दे पाए सो ये कोर्ट में मूव हो सकते हैं, जिसके कारण हमारी कंपनी की इमेज डाउन हो सकती है। अच्छा, चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके कारण जो हम इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट हमारी पहले हो जाती है और टैक्स की पेमेंट हमें बाद में होती है, जिसके कारण इसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट हमें मिलता है। केवल यही एक सोर्स है जहां पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। याद है जहां पर हमने बात की थी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, अब आ जाते हैं EBIT। EBIT में से जब मैं पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगी, देन उसके बाद जो बैलेंस बचता है EBT, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, देन फाइनली हम टैक्स को माइनस करते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इनके बाद प्रेफरेंस दी जाती है, इक्विटी से पहले दी जाएगी इनको प्रेफरेंस। कहने का मतलब इनको वोटिंग राइट तो होता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है, ये मॉडरेट है, दोनों के बीच में आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है मॉडरेट रहेगा। बट इक्विटी की बात की जाए, ये लेस रिस्की क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर हमें कंपनी का कोई प्रेशर नहीं होता कि इनको क्या देना, फिक्स्ड देना है या फिर रेगुलर बेसिस पे देना, नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल नेचर का है। बचा हुआ जो पैसा है वो क्या बटने वाला है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर बटने वाला है। बट हाई कॉस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इन केस आपको रेज करना है, ये आपके लिए ना जब फैक्टर्स आएंगे ना वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। बट पहले आपको इतना थोड़ा सा इमेज क्रिएट हो गई है, चलो जी अब पहले यहाँ पे हम बढ़ जाते हैं। सो कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल की बात की जाए, अच्छा यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए कि जो कंट्रोल होता है ना सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है इक्विटी होल्डर के पास होता है, कि वोटिंग राइट इनके पास होता है, डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, बट प्रेफरेंस और डिबेंचर्स के पास ना के बराबर होते हैं। इनके पास तो होता ही नहीं है, इनके पास ना के बराबर होते, कभी कभार मिल जाता है, वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। क्लियर है? सो अगर कंपनी चाहती है कि उनके पास उनका ही राइट रहे, उनके पास उसका खुद का कंट्रोल रहे, ज्यादा पर्सन के पास कंट्रोल ना जाए, सो वो क्या करेगी, मेजोरिटी ऑफ डिबेंचर्स इशू करेगी। सो कंट्रोल उनके पास रहे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल बाहर फैलाएंगे, सो ऑब्वियस ही बात है क्या कब होगा, जब हम इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, रिस्क अभी मैंने बताया, रिस्क किसकी, अगर आप टॉलरेट कर सकते हो रिस्क को, एक सेकेंड,
यस अगर आप रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं सो आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो। अगर नहीं टॉलरेट कर सकते तो आप इक्विटी इशू कर सकते हैं। अगर बात की जाए कॉस्ट की, कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, जो आपका डेट होता है वो आपका चीपेस्ट सोर्स होता है, बट यहाँ पे ये हाईएस्ट कॉस्ट होता है क्योंकि इसके यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा वहां पे मैं और अच्छे से क्लियर करूंगी। क्लियर है, आ गया इतना समझ में? तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं जब हम अपनी कॉस्ट को, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे कि हाँ यहाँ से पैसा इतना होना चाहिए, यहाँ से पैसा इतना होना चाहिए। क्लियर है? सो हर एक कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने कंपनी के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल पर उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करे। ये नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डेट से ले रहे हैं, कम पैसा इक्विटी से ले रहे हैं, या फिर इससे अपोजिट कर दो। नहीं, हमें एक प्रॉपर प्रपोर्शन लेना होगा, एक प्रॉपर रेशियो लेनी होगी जिससे बैलेंस बना रहे। ना तो कंपनी की कॉस्ट ज्यादा है, ना ही कंपनी को रिस्क ज्यादा है, ना ही अपनी कंपनी का जो कंट्रोल है बाहर के लोगों के पास ज्यादा जाए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलाकर हम क्या करने वाले हैं, एक ऑप्टिमम लेवल क्रिएट करने वाले हैं। इसके ऊपर थ्योरी बनी हुई है, आपकी 4 से 5 थ्योरी है, जिसमें से एक थ्योरी इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट सेट होती है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने राइट जजमेंट नहीं किया, अगर आपका जो डिसीजन है वेरियस सोर्सेज को लेकर आपने अच्छा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों? ध्यान से सुनना, ये कैपिटल स्ट्रक्चर ना ऑप्टिमाइज लेने का ना सबसे मेन कारण यही है कि अगर आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर लिया, दैट मीन्स प्रपोर्शन, डेट इक्विटी का रेशियो बढ़िया तरीके से लिया, ये कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्ट रिलेट करती है वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। अगर आपकी कॉस्ट, अगर आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अगर ये कम आई तो फर्म की वैल्यू बढ़ रही है, अगर फर्म के पास रिस्क कम है तो फर्म की वैल्यू बढ़ रही है ना। सो ये कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों फैक्टर आपकी डायरेक्ट रिलेट करती है वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। मींस कि कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या इफेक्ट ना हो रही है तो वो बढ़ने में होनी चाहिए, ये नहीं है कि कम होने में होनी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पोजीशन पॉइंट क्लियर है? सभी पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे एक आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक डिफरेंस नजर आना, पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या कहता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या कहता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर एक छोटा डिफरेंस आता है, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 4, किसी के अंदर 6, 8, 12, 14, 15, 16 एंड 20 मार्क्स किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए 4 से 5 नंबर में, ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस में आता ही आता है। ठीक है, तो समझो इसको क्या कह रहे हैं। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने किससे बात की है, आपकी लॉन्ग टर्म से बात की है। लॉन्ग टर्म किससे बात की है, आपके प्रोप्राइटर्स फंड से बात की गई है, आपकी बोरोइंग फंड से बात। क्या यहाँ पे किसी भी तरह का डिस्कशन शॉर्ट टर्म से हुआ है? नहीं, क्योंकि ये केवल लॉन्ग टर्म के साथ ही क्या करता है, डील करता है। शॉर्ट टर्म के साथ और लॉन्ग टर्म दोनों के साथ डीलिंग कौन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है। सो क्या मैं इसको ये कह सकती हूं कि ये कैसा कंसेप्ट है, एक वाइडर कंसेप्ट है, राइट। अगर मैं बात करूं ये इसके कंपैरिजन में कैसा है, ये नैरो कंसेप्ट है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, इट मीन्स द एंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पर सारी की सारी जो लायबिलिटी साइड है, जैसे कि लायबिलिटी आपकी करंट भी होती है और नॉन करंट भी होती है, इस यहाँ पर दोनों तरह की लायबिलिटीज को इंक्लूड किया हुआ है। बट यहाँ पर केवल लॉन्ग टर्म के बारे में बात ही कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑल द सोर्सेज ऑफ द कैपिटल। ये सारे सोर्सेज को लेके चल रहा है, शॉर्ट टर्म को भी लेके चल रहा है और लॉन्ग टर्म को भी लेकर चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर तो केवल इक्विटी प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग को ही ज्यादा फोकस किया गया है और आपके डेट्स को फोकस किया गया है। क्लियर है? It will not be more important while we determine the value of a firm। जब मैंने आपको बताया जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, आपकी फर्म की वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू ऑफ फर्म। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में जा रहा है,
तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई। बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से यूज नहीं होती आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमाइन करने में। इज इट क्लियर? क्या इतना समझ में आ रहा है? ठीक है जी, चलो तो अब आ जाते हैं अपनी थ्योरी कर लेते हैं। अब ये देखो सभी ऊपर क्लियर हो चुका होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, प्रोपोर्शन होता है डेट और इक्विटी का, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। इन डिफरेंट सोर्सेज में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इनमें से कौन सा सोर्स मुझे यूज करना चाहिए अपनी फर्म के अंदर एज अ कैपिटल को रेज करने के लिए, कहाँ कितना पैसा कहाँ से लेना चाहिए, राइट। ये तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। चलो तो अब आ जाते हैं अपनी थ्योरी कर लेते हैं। अब ये देखो सभी ऊपर क्लियर हो चुका होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, प्रोपोर्शन होता है डेट और इक्विटी का, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। इन डिफरेंट सोर्सेज में से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इनमें से कौन सा सोर्स मुझे यूज करना चाहिए अपनी फर्म के अंदर एज अ कैपिटल को रेज करने के लिए, कहाँ कितना पैसा कहाँ से लेना चाहिए, राइट। ये तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। चलो तो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब थ्योरी जब भी आती है ना कोई अजम्पशंस लेके आती है। अजम्पशंस का मतलब पता क्या है कि आप अगर ये अजम्पशंस यूज नहीं करेंगे वो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, राइट। जब भी कोई थ्योरी आती है वो अपने साथ कोई 5 से 6 या फिर मैं कहूँगी कुछ भी 1-2 अजम्पशंस जरूर लेके आती है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अपने सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या है, काफी सारे ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स है कि वो उस पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, अजम्पशंस बनाई है। सो दैट्स अ रीजन आपकी जो 4 से 5 थ्योरी है यहाँ पर आपकी जो एक तो होगी जर्नल अजम्पशंस होंगी, मीन्स की जो सब पे एप्लीकेबल होंगी, और डे अकॉर्डिंग टू एडिशंस, अकॉर्डिंग टू देयर इज अ ऑथर, उन्होंने अपनी अपनी अलग से और अजम्पशंस दी हैं। सो इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रीजन पता है क्या है कि अब देखो मैं कह रही हूँ कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है ना हमारे इंडिया के अंदर भी एप्लीकेबल है, हर कंट्री के अंदर ये सब्जेक्ट टॉपिक आता है, राइट। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हर एक एरिया में एप्लीकेबल करने के लिए हमें जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल सर्कमस्टांसिस है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी तो वो चीज एप्लीकेबल होगी ना। समझ पा रहे हैं रीजन क्यों है कि हमने अजम्पशंस पढ़नी पड़ रही है। अच्छा, तो सबसे पहला अजम्पशंस क्या कहता है कि जो आपका बिजनेस है ना, जिसके लिए आप पैसा रेज कर रहे हैं, वो बिजनेस आपका क्या होना चाहिए, गोइंग कंसर्न होना चाहिए। आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी पढ़ा है ना कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है हमारा, राइट। सो वहां पे क्या कहते हैं कि बिजनेस हमारा कंटिन्यूअस लेवल पे क्या रहे, चलता रहेगा। सो यहाँ पे यही बात की है, जो फर्स्ट अजम्पशंस क्या कहती है कि बिजनेस आपका इनफाइनाइट रहने वाला है, परपेचुअल रहने वाला है, लगातार चलने वाला है। अच्छा, जब भी आप अपने बिजनेस को चला रहे हो तो आपको सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, फिनेंस की रिक्वायरमेंट है, और वो सोर्सेज केवल 2 ही होंगे। कहते अच्छा, मतलब इतने सारे जो सोर्सेज मैंने बताए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, रिटेन अर्निंग, रिजर्व, सरप्लस, इन 6 में से केवल आप 2 का यूज करेंगे, उन्होंने ये कहा है। अच्छा, कौन कौन सा यूज करेंगे? उसने कहा कि डेट का यूज करेंगे और आप इक्विटी का यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में आपको कॉम्बिनेशन बनाना है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त। अच्छा, मिस की प्रेफरेंस हुआ, ये बाकी जितने हुए इनको इग्नोर किया गया, ये अजम्पशंस है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पता है क्या कह रहा है कि जब आप आप शेयर्स को इशू करते हैं, डिबेंचर्स को इशू करते हैं, तो इशू करने में आपकी कोई तो कॉस्ट आती होगी। इशू करते वक्त उसे कॉस्ट जो आते हैं उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, या फिर मैं कहूँ ट्रांजेक्शन्स करते वक्त आपकी कॉस्ट आती है। जैसे कि अमेजोन से जब आप सामान मंगाते हो, सो डिलीवरी चार्ज लेते हैं, तो ये कहते हैं नहीं, कुछ नहीं है, वो कहते हैं कुछ भी कॉस्ट नहीं होने वाली। ना तो आपकी इनकम टैक्स की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, ना ही हम फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, ना ही हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। अच्छा, जैसे ही इस इनकम टैक्स के कंसेप्ट को हटा दिया, सो मैंने आपको अभी बताया था इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि जो डिबेंचर्स है उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है ड्यू टू इंटरेस्ट की पहली पेमेंट होने पर।
क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट हम क्या कर देते हैं, हम पहले कर देते हैं, जिसके कारण, एक सेकेंड, जिसके कारण आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है ना। सो जैसे ही मैंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा तो इनकी एक और एजम्पशंस आ गया। क्या एजम्पशंस आई कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा ना वो हमेशा ज्यादा होगा आपके कॉस्ट ऑफ डेट से। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो अजम्पशन ही मतलब टैक्स का बेनिफिट ही नहीं उठा पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, है ना। बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो डेट की कॉस्ट होती है वो हमेशा कम होती है आपके इक्विटी के कॉस्ट से। बट ये अजम्पशंस है, आपको माननी पड़ेगी। ये जो प्रैक्टिकली जो अप्लीकेबल नहीं है, इन्होंने कांस्टेंट इनको ये माना है तो आपको भी ये मानना ही पड़ेगा। अच्छा, ये कहता है कि जितना आपने कमाया है उसमें से कुछ भी हिस्सा आप क्या है नहीं रखने वाले। तो कहने का मतलब क्या है पता है, ये कहता है कि जितना आपने कमाया है ना वो सारा का सारा आप डिविडेंड के तौर पर क्या कर दो, बांट दो, डिविडेंड के तौर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपका टोटल जो कैपिटल है और जो टोटल EBIT है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मींस कि अगर आपने फर्म के अंदर 50 लाख रुपए आपने स्टार्टिंग में रेज किए हैं तो पूरे साल आपके 50 लाख ही रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, रीजन बताती हूँ। अब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करना है जहां पर उसकी कॉस्ट, जहां पर उसका रिस्क, जहां पर हमें कंट्रोल चेकआउट करना है। और आपको देखो नजर आ रहा है कि जो आपका EBIT है, EBIT के बाद हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा EBT बच जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं, इसके बाद हमारा EAT बच जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। फिर ऐसी अर्निंग बच जाती है जो कि हमारे फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। जब हम इसको नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EPS आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, राइट। अब आपको पता है ये इससे EBT से पहले ये पॉइंट और आते थे। ये आपको पता है ये मैनेजमेंट का काम है कि अपने कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल करें। अगर मेरी सेल इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमारे EAT पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ऊपर से ये हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि मुझे किसका इफेक्ट देखना है, मुझे इन दोनों का इफेक्ट देखना है। मुझे ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, मेरे पास जो ये फाइनेंशियल रिस्क है इसका इफेक्ट देखना है कि इसका इफेक्ट हमारे EAT के ऊपर क्या पड़ रहा है और अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। दैट्स अ रीजन कि हमारी जो टोटल कैपिटल है और टोटल ये जो EBIT है इसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैंने कहा कि जो मेरी सेल है इंक्रीज होगी। अब देखो सेल इंक्रीज होगी तो क्या मेरा EAT के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, EAT भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, क्या मेरा EAT इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो दैट्स अ रीजन कि जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग रिस्क, इन सब को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या आपका EBIT भी कांस्टेंट होगा। सो दैट्स अ रीजन इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप बात की जा रही है क्योंकि इनको ना फाइनेंशियल रिस्क से रिलेटेड बात करनी है कि किससे कितना रिस्क आ रहा है वो देखना है। क्लियर है। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फर्म है ना वो कैलकुलेट की जाएगी। कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो मैंने आपको भी बताया ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना ये जिससे कैलकुलेट होते आ रहे हैं, है ना, इसका हम रिलेशन देखेंगे आपके ओवरऑल कॉस्ट से। ये ओवरऑल कॉस्ट किससे जनरेट होगी, ये आपकी डेट से जनरेट होगी, ये आपकी इक्विटी से जनरेट होगी, ये आपकी प्रेफरेंस से जनरेट होगी। बट हम यहाँ पे हमने कहा कि दो ही सोर्स लेंगे, कौन कौन से, डेट और इक्विटी लेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, EBIT अपॉन में K। क्लियर है। वैल्यू ऑफ फर्म हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। ये जर्नल अजम्पशंस है कि जो कि आपकी चारों की चारों ये जो 1, 2, 3 और ये 4 का सेकंड पार्ट, इन चारों अजम्पशंस के ऊपर तो लगेंगी। क्लियर है, समझ में आ गया।
एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि फर्म जो है इनफाइनाइट टाइम तक रहने वाली है और उसको चलाने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स में कहता है कि हम तो केवल दो ही सोर्स लेंगे, एक तो डेट लेंगे और इक्विटी लेंगे। अच्छा, डेट लेंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी तरह का इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का कोई कंसेशन नहीं है, प्लॉटेशन कॉस्ट नहीं होने वाले, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं मानेंगे, जिसके कारण आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी जो आपकी इक्विटी का कॉस्ट है वो ओवरऑल आपकी डेट की कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होगी। इक्विटी ज़्यादा कॉस्ट होगी और डेट की कम कॉस्ट होगी। ये कहते हैं कि हम कुछ भी हम अपनी कंपनी में नहीं बचा के रखने वाले, हम सारा का सारा हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और EBIT और टोटल कैपिटल हम कांस्टेंट रखने वाले हैं। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमारी KO से ओवरऑल कॉस्ट से क्या कर देंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब थ्योरी पे बढ़ते हैं, हम 1 बाय 1 थ्योरी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो इन थ्योरी को करने से पहले मैं आपको एक बाइफर्केशन कर देते हैं कि आपकी जो नेट इनकम अप्रोच है, एक आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। पहले इन दोनों को क्लियर कर ले, इन दोनों को क्लियर कर, क्यों? क्योंकि जो ये पर्सन, ये दोनों की दोनों थ्योरी हम साथ क्यों करें, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, इन दोनों जो थ्योरी को क्रिएट करने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, डेविड डुरांट। ओके, इस पर्सन ने क्या किया है, पहले इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया NIE अप्रोच को, देन इसने किसको इंट्रोड्यूस करवाया, NOI अप्रोच को। ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है, ये अब देखो सारी की सारी अजम्पशंस यूज होंगी। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास केवल दो ही सोर्सेज है, एक हमारे पास डेट है, एक हमारे पास इक्विटी है, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि ये जो कह रहा है, पहले उसकी बात सुनना, ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप डेट यूज करते जाएंगे ना, ठीक है, कंपनी की जो ओवरऑल जो कॉस्ट है ना वो क्या होगी, वो आपकी कम होगी। ये आपको मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ, देखो ध्यान से। ये इसने ये कहा था सबसे पहले, इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति यहाँ बना देते हैं डेविड डुरांट जी को। ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम डेट को यूज करेंगे ना, डेट की अमाउंट को यूज करेंगे ना, हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं कि एक तो आप क्या कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के अंदर कि आप केवल कंपनी के अंदर ओनली इक्विटी इशू कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, इक्विटी इशू कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपने इक्विटी 30 लाख की इशू की, ठीक है, और दूसरे पोर्शन में मैंने कहा कि आपने इक्विटी के साथ साथ आपने डेट की अमाउंट को भी यूज किया। अब मैंने आपको एक और आपने अजम्पशंस याद रखनी है कि जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला, टोटल कैपिटल रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। तो टोटल तो 30 लाख ही रहने वाली है। सो मैंने क्या किया कि 10 लाख इससे ले लिए और 20 लाख मैंने डेट से ले लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी जो अजम्पशंस थी मैंने आपको लर्न करवाई, ये याद हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है हमेशा ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ डेट से। अजम्पशन सारी अप्लाई करनी है मुझे, है ना। सो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है ना वो 15% मान लेती हूँ, ठीक है। तो इसका ओवरऑल जो कॉस्ट कितनी आ गई है, ओवरऑल कॉस्ट निकाल के देख सकते हैं कि जैसे हमने नॉर्मल फॉर्मूला था, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल इनटू में 100, तो कितना आएगा, कॉस्ट कितनी आएगी बेटे, ध्यान से कैलकुलेट करना। 30 लाख के ऊपर हमें 15% निकालना है, तो ये 4,50,000 रुपये आ गया। 4,50,000 रुपये हमारी कॉस्ट है और इसके ऊपर जो कैपिटल मैंने अरेंज की थी वो कितनी थी, 30 लाख थी, ठीक है। मैं कैलकुलेटर का यूज करके यहाँ से इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो ये निकल कर आई मेरे पास 15% निकल के आई है, राइट, 15%, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरे तरीके से और देखते हैं कि जब मैंने डेट के साथ साथ इक्विटी को भी रेज किया तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, कितनी आ रही है, वो देख लेते हैं। मैंने कहा कि इक्विटी एट द रेट ऑफ 15% है और डेट हमेशा, डेट की कॉस्ट इससे हमेशा कम होती है। मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे ले रहे हैं इसको मान लीजिए 12%, ठीक है।
सो चलो इसका कैलकुलेट कर देते हैं। सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, कॉस्ट अपॉन में कैपिटल इनटू में 100। सो यहां पर हो गया ये 1.5 लाख और प्लस इसकी कॉस्ट कितनी आएगी 2,40,000, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है 3,90,000, ठीक है। और कैपिटल टोटल कितनी है मेरे पास, वही एज इट इज 30 लाख इंटू में 100। सो इसको कैलकुलेट करेंगे 3,90,000 इंटू 100 डिवाइड में 30 लाख। सो ये आया मेरे पास 13%। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने कहा कि डेट को यूज करने से इसकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या मैंने आपको यही बोला था? हाँ जी, मैंने आपको यही बोला था कि डेट की अमाउंट को यूज किया मैंने 20 लाख रुपए। सो मेरी 15% से कॉस्ट, जो कंपनी की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कितने से कितनी हो गई है, 15 से 13% हो गई है। सो क्या मैं इसका ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ? ये क्या है आपका डेट और इक्विटी का रेशो है। यहां पर आपको क्या है, कॉस्ट दी हुई है। अब मैंने कहा कि आपकी इक्विटी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगी तो ये ऊपर होगी, डेट की कॉस्ट आपकी कम होगी, ये नीचे होगी। मैंने जब डेट का कुछ भी प्रपोर्शन यूज नहीं किया तो उस टाइम मेरे कॉस्ट कितनी थी, ज्यादा थी, मेरी कॉस्ट यहां थी, राइट। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मैंने, ये के ही है, ठीक है, ये कह रहे कि जैसे जैसे मैंने मेरी डेट की अमाउंट को इंक्रीज किया, सो यहां पर मेरी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, के ओ हो रही है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो यहां पर मैं कहने का चाह रही हूं, ठीक है। सो यहां पे यही पूरी जो एनआई अप्रोच यही कह रही है कि जो डेविड डोरान जी ने उसको अप्रोच किया है, इसको इनोवेट किया है, सजेस्ट किया है, ये कहता है कि ये जो अप्रोच है ना आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये आपकी फर्म की वैल्यू से रिलेट करती है। रीजन पता है क्यों है? ये कहते हैं कि जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, कम हो रही है ना, ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है, क्या आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी? जल्दी बताओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल जो स्ट्रक्चर हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बढ़ने वाला है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट कर रहे हैं, कि जो कॉस्ट है, रिस्क है और कंट्रोल है, इन तीनों फैक्टर के बेस पर अगर ये तीनों के तीनों कम है, ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम है, तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज नहीं होगी? जरूर होगी, राइट। समझ पा रहे हैं? अच्छा, बट ये देखो मैंने कांस्टेंट लिए, यहां पर भी 15% है, यहां पर भी 15% है। ये जो कैपिटल है ये भी आपकी कांस्टेंट है, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। क्या केडी और केई ये आपकी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। इस जो थ्योरी है इसका सारांश यही है। ध्यान से समझ में आ गया कि जो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है, जैसे जैसे हम डेट से हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो हमारे फर्म की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। तो ये थ्योरी यही कह रही है। देखो ये रेलिवेंट है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म के साथ। रेलिवेंट का मतलब ये रिलेट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर आपका किससे, वैल्यू ऑफ फर्म के। क्यों? क्योंकि अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट के अंदर आप चेंज लेकर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर भी जरूर चेंज आएगा। क्लियर है? जैसे चेंज क्यों आया ओवरऑल कॉस्ट में, क्योंकि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया। पहले इक्विटी 30 लाख की थी, हमने बाद में 20 और 10 लाख का कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया जिसके कारण मेरी ओवरऑल कॉस्ट में चेंज आया, और तो टोटल फर्म में भी तो चेंज आएगा ना, उसकी वैल्यू में भी तो चेंज आएगा ना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मोर डेट फिनांस टू बी रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट। जैसे जैसे मैं डेट से फिनांस को रेज कर रही हूँ, फिनांस रेज कर रही हूँ फ्रॉम द डेट, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या है, वो रिड्यूस हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल में भी प्रैक्टिकली करके दिखाया, 15% और आपका 13%। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया था, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी? यस होगी। अच्छा, तो यहां पर आपको एक चीज नजर आ रही थी कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या थी, हमारी कांस्टेंट थी, ऐसे थी। नजर आ रहा है? ये के ई थी, ये के और डी था, है ना। चेंज किस में आया था, हमारी ओवरऑल कॉस्ट में चेंज आया था, जो कि हमारी वो इस तरीके से नजर आ रही थी। ये देखो पिक्चर में भी नजर आएगा आपको,
ठीक है, ये के ई है, ठीक है, और ये के डी है, ये कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे जैसे आपने के डी का अमाउंट डेट की कैपिटल से पैसा रेज किया तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो रही है, वो नीचे की ओर आ रही है। WACC का मतलब क्या है, KO है ये, क्लियर है। और वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है आपकी, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आप ये याद रखना, कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, ओवरऑल कॉस्ट आपकी बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है, क्लियर है, समझ में आ गया बेटे, समझ में आ रहा है। देखो ये जर्नल अप्रोचेस जो थी, जर्नल अजम्पशंस थी, इनको भी फॉलो किया, और जो आपकी नॉर्मल जो अजम्पशंस थी जिसकी एक ही अजम्पशंस लेके आया है क्या, कि आपकी KD और KE क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, इसकी जो एक्स्ट्रा की अजम्पशंस है, और ओवरऑल कॉस्ट, ये मैंने सेकंड अजम्पशन से मैंने आपको बता दिया, ये इसका रिजल्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये NIE अप्रोच, राइट, बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो भाई ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब डेविड डोरान जी ने खुद ही अपनी पुरानी अजम्पशन, जो पुरानी अप्रोच निकाली थी NIE के अंदर, इसके अंदर कुछ कमी निकाले। क्या कमी निकाले, कि जैसे जैसे मैं डेट को यूज करता जा रहा हूं, ठीक है मेरी ओवरऑल कॉस्ट तो कम हो रही है, बट इसका इफेक्ट जो है किसके ऊपर पड़ने वाला है। एक नया पेज लेते हैं, देना और अच्छे से समझ में आएगा। ये ठीक है, अब इसने खुद ही कहा कि जैसे जैसे मैं डेट से कैपिटल रेज करता जा रहा हूं, ठीक है, मेरी ठीक है ओवरऑल कॉस्ट कम आई, ओके है, जो कि कंपनी के लिए कैसी सिचुएशन है, ये फेवरेबल सिचुएशन है, राइट। अमाउंट ऑफ जो डेट है वो मैंने इंक्रीज किया तो मेरा रिजल्ट क्या निकला, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अच्छी सिचुएशन है, खुश हो रही है कंपनी, अच्छा। बट कहीं ना कहीं आप देखो, आपको बताया था मैंने यहाँ पर कि जैसे जितना ज्यादा हम पैसा बाहर से रेज करेंगे उतना कम पैसा हम नीचे इक्विटी शेयर होल्डर के पास के लिए बचता है ना। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्क जो है किसका बढ़ रहा है, रिस्क जो है किसका बढ़ रहा है, एक सेकेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क जो है वो बढ़ रहा है, राइट, उनका रिस्क क्या है, वो बढ़ रहा है। उनका रिस्क बढ़ेगा तो कंपनी से वो कैसे कंपनसेट करेंगे, वो कहेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो। ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना मीन्स कि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, मीन्स कि जो KE है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, और जो कि कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। समझ पा रहे हैं, इसका रिजल्ट बाद में समझ में आया डेविड डोरान जी को कि ना डेट को इशू करने से ठीक है कंपनी की फेवरेबल सिचुएशन हो रही है, बट कहीं ना कहीं जो ये शेयर होल्डर्स है कंपनी में है, जब मैं सारा ही पैसा डेट होल्डर्स की पेमेंट करने में लगा दूंगा, इनके इंटरेस्ट में पेमेंट में लगा दूंगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भाई क्या बचेगा, है ना। सो दैट्स अ रीजन कि इक्विटी शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशंस है, कॉस्ट कम आ रही है, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ रही है बेटे यहाँ पे, है ना, बट प्रॉफिट भी बच रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। बट यहाँ पर ये कह रहे कि ठीक है फर्म की कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट भी तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण इनकी KE क्या है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी वो बढ़ जाएगी, क्लियर है। जिसके कारण जो कंपनी के लिए ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। अच्छा, तो यहां से जो बेनिफिट मिला कंपनी को और यहां पे जो इसको एक्स्ट्रा में पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या ये दोनों एक दूसरे से ऑफसेट हो जाएंगे, क्या ये एक दूसरे से कट जाएंगे कि फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल से कट जाएंगे। सो नट शेल में अगर बात करूं तो यहां पर जो इफेक्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, नील रहने वाला है। मींस कि कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्यों, उतनी ही सिचुएशन वो फेवरेबल में है, उतनी ही सिचुएशन वो अनफेवरेबल में है। सो आपकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, इस टाइम कांस्टेंट रहने वाली है, क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट जब अगर कांस्टेंट रही तो क्या आपकी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूं, समझ पा रहे हो। अच्छा जी,
तो अब इसको एक यहां से पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है, यहां से पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक सेकेंड में इसका ग्राफ और प्लॉट कर देती हूं, आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी के ई अब कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी के ओ कांस्टेंट है, सॉरी फॉर दैट, के ओ कांस्टेंट है, वैल्यू फॉर्म कांस्टेंट है। कहा जैसे जैसे आप डेट से पैसा रेज कर रहे हो वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, इक्विटी की कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है। लास्ट ग्राफ कैसे बना था, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना कि डेट भी एक जैसी है, इक्विटी भी एक जैसी है, बट आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कहता है कम हो जाएगी। ठीक है, कम होगी, बट इक्विटी की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेगी ना, जिसके कारण यहां से जो मिलने वाला प्रॉफिट था, यहां पर जो स्पेंड हो रहा है, ये एक दूसरे से ऑफसेट हो रहे हैं। सो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आपके डेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें इंक्रीज डेट्स को इंक्रीज करने से वहां पे हमारा पैसा यूज हो गया है। सो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, अनदर मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि इसी पर्सन ने अपने पीछे वाली जो थ्योरी में इनको कुछ कमी नजर आई यहाँ पे निकाल दी। क्या कहते हैं, ये जस्ट अपोजिट है आपकी नेट इनकम अप्रोच के, अपनी थ्योरी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। क्या बात है, देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररेलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म। पहले हमने क्या पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डायरेक्ट रिलेट करती है वैल्यू ऑफ फर्म पे। क्यों, क्योंकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है, सो हम क्या कह रहे थे कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, बढ़ेगी, मींस की ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट थी। अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ही कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहने वाली है, इररेलेवेंट रहने वाली है। क्लियर है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर। इस लाइन का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट लीड टू द एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्म। रीजन यही है कि आपका जो के वैल्यू ऑफ फर्म, जो आपकी जो के की जो कॉस्ट है, जो आपकी केडी की जो कॉस्ट आ रही थी, यहाँ से मिलने वाला बेनिफिट यहाँ पर होने वाले यूज पैसे को एक दूसरे को ऑफसेट कर रही थी, जिसके कारण हमारी वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। ये देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है जी, अच्छा अब बात कर लेते हैं हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये बात भी हो गई है कि एनआई अप्रोच ने क्या कहा, एनआई अप्रोच ने कंक्लूजन में ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं। इसका ग्राफ एनआई का इस तरीके से बन रहा था। इसने कहा था कि केई और केडी हमारी क्या है, कांस्टेंट है ना। एक सेकेंड, केई और केडी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारी कम हो रही है ड्यू टू द यूज ऑफ द डेट कैपिटल। जैसे जैसे मैंने डेट की कैपिटल को यूज किया मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण मेरी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो दैट्स अ रीजन कि आपकी एनआई अप्रोच में आपकी डायरेक्ट फेवरेबल थी, रेलिवेंट थी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म। बट यहां पर क्या हुआ, एनआई अप्रोच में, कि जो बेनिफिट आपको डेट के यूज होने से हो रहा था कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट तो कम आ रही थी, बट इक्विटी क्या है, एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ रही थी। एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी तो इनकी जो ये भी ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इनका जो इफेक्ट इससे क्या हो रहा था, सेट ऑफ हो रहा था, जिसके कारण हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या थी, कांस्टेंट थी। ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट है। दैट्स द रीजन कि ये इररेलेवेंट था ये कंसेप्ट हमारा। बट केडी और केई ये हमारा क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, चेंज हो रहा था, है ना। क्लियर है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या कहा कि ठीक है दोनों अप्रोचेस को हम ठीक कह रहे हैं, बट दोनों में कुछ कुछ कमियां थी, बट इसकी कमी यहां पर इंप्रूव हो गई है थोड़ा सा, इसकी कमी अब मैं इंप्रूव कर देता हूं। किसने कहा, इजरा सैलोमन ने कहा। कौन है ये पर्सन, इस पर्सन ने ही तो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी को क्या किया है, इनोवेट किया है। ये पता है क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप क्या करने वाले हो, किसी चीज को यूज करने वाले हो। अब यही होता है ना कि जैसे मैं कहूँ आप एक मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, आपको मैं 24 घंटे कहूँ कि इसको चलाओ, 3 दिन लगातार कहूँ उसको चलाओ, जिसके कारण ना देखो आपकी सेहत तो बिगड़ेगी ना,
आपको हेडेक होगा, या फिर मैं कहूँ कि आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला है। सो इसी तरीके से हर चीज की जो अति होती है वो बुरी होती है, हर चीज ज्यादा मात्रा में वो बुरा होता है। जैसे दूध के अंदर जो शक्कर होती है वो ज्यादा डाल दे तो वो भी दूध नहीं पिया जाएगा, है ना, मिल्क को पिया नहीं जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे भी यही कह रही है कौन, इज़रा सोलोमन, क्या कहता है कि ठीक है आप एक पर्टिकुलर लेवल तक अपने डेट को यूज करो, ठीक है, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा फिर अगर आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो डेट की जो कॉस्ट है ना वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। कभी भी डेट की जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। जैसे इन्होंने कहा कि डेट की कॉस्ट जो है कांस्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने कहा कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप इस पर्टिकुलर की सोर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था कि आप इतने ही लेवल तक आप इक्विटी को यूज करेंगे, सो यहाँ पर इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी इतनी, इससे ज्यादा मात्रा में आपने इसको यूज किया तो यहाँ पे केई की कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी। अच्छा जी, फिर बात करते हैं आपकी यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट की। ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ये है आपकी ओवरऑल कॉस्ट। समझाऊंगी 2 मिनट का, 1 मिनट का समय दो मुझे। ये जो ग्राफ बनाया है ध्यान से सुनना, ये जो इज़रा सोलोमन जी है वो कहते हैं कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मेरी डेट जो है, जहां पर मेरी इक्विटी है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, ऑप्टिमम कह सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि ना तो मेरी यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है ना ही कम है, ये इस लेवल पे ना मेरा रिस्क ज़्यादा है ना मेरा रिस्क कम है। कंट्रोल की बात की जाए, कंट्रोल भी मॉडरेट है। मींस कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें एक क्या चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। याद है हमने स्टार्टिंग के पॉइंट में पढ़ा था कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है क्या है, जब हमारा कॉस्ट, हमारा रिस्क, हमारी कंट्रोल, ये सारे के सारे हमारे फेवरेबल में हो। कंपनी की अगर ये सिचुएशन है तो कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू है, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, मैंने कहा नहीं, हम तो इससे ज्यादा का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है, ले लो। जैसे ही डेट की वैल्यू बढ़ाई, अब देखो डेट की अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, तो डेट की अमाउंट बढ़ाने से यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया था कि इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप डेट को ज्यादा यूज करते जा रहे हो, ठीक है, फर्म के लिए फेवरेबल है, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ेगी ना, उनके लिए डिविडेंड भी तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे यही कारण है कि डेट की कॉस्ट भी यहाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी और इक्विटी की भी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन हो जाएगी वो डेंजर पोजीशन हो जाएगी, कंपनी इसमें स्टेबल नहीं रह सकती, कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड होगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने सही मायने में बताया, तो यहाँ पे सही फोकस किया है कि ये आपका सही लेवल है, आप इसको यूज करो। इससे ज्यादा गए तो नुकसान, इससे कम है तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज का भी यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अब इसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ट्रेडिशनल थ्योरी अप्रोच क्या कहता है, जिसको सजेस्ट किया है इज़रा सोलोमन जी ने सजेस्ट किया है, और क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। ये कहता है कि जो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कांस्टेंट रह सकता है। ये नहीं कि ताउम्र तक, जब तक यूज करो, जितना ज्यादा यूज करो उस तक लिमिट रहेगी, नहीं, एक लिमिट तक क्या रहने वाली है, ये कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस करेगी उसके बाद आपकी ये जो कॉस्ट है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड देयर आफ्टर विद एन इंक्रीजिंग लीवरेज, रिस्क के साथ साथ आपकी डेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल दूं आपको। एग्जांपल के तौर पर मैं कह रही हूं कि ये पर्सन है, ठीक है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स को एसबीआई ने भी लोन दिया हुआ, इसको लोन की जरूरत थी, इसने अपने बैंक एसबीआई से भी लिया। इसका 2 जगह अकाउंट है, एक एसबीआई में मान लीजिए, एक आपका कोई अदर बैंक पंजाब पीएनबी में मान लीजिए। ठीक है, इसने पंजाब एसबीआई के अंदर अपनी सभी एसेट्स को रख दिया था, ठीक है, गिरवी, और इसने यहाँ से 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर इसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कह रही हूँ 8% है, इसको और पैसे की जरूरत पड़ी, ये गया अपने बैंक पीएनबी के पास, पीएनबी ने से कहा कि इसको मुझे अब की बार 12 लाख की जरूरत है लोन की, सो आप मुझे लोन दो। वो कहता है आपका आपने कहीं और से भी पहले लोन लिया हुआ है? कहता हाँ मैंने एसबीआई से लिया हुआ है। अच्छा कहाँ से लिया हुआ है? एसबीआई से। एसबीआई की अमाउंट देखी इसने 10 लाख, इसने सारे की सारी एसेट्स यहाँ पे एज ए कोलेटरल रखी हुई है, एज ए गिरवी रखी हुई है, ठीक है। तो पीएनबी का रिस्क यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि ये पहले एसबीआई की, इस पर्सन के हिसाब से ये पहले एसबीआई की पेमेंट करेगा फिर पीएनबी की पेमेंट करेगा, है ना। अब इसका रिस्क क्या है, ज्यादा हुआ पीएनबी का, कि अगर मैं इसको 12 लाख रुपए दे दूं और ये इतना एफिशिएंट नहीं हुआ, दिवालिया घोषित हो गया, भाई बैंक को तो नुकसान हो जाएगा ना 12 लाख का। वो 12 लाख कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे इस पर्सन को लेने के लिए 12 लाख। सो कम पीएनबी ने कहा कि ठीक है ले लो, पीएनबी का रिस्क ज्यादा है, तो कहता मैं रिस्क ज्यादा है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करने वाला हूं, ज्यादा चार्ज करने वाला हूं। कहते अच्छा, तो दैट्स अ रीजन भी, ये क्या है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आपका क्या है इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 8% एक पर्टिकुलर लेवल था, जैसे ही आप ये पीएनबी के पास गया है, यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी जो रेट है, इंटरेस्ट की रेट है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, यहाँ पे डेट के था। इसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर भी कुछ समय तक चुप रह के बैठ सकते हैं कि हाँ ठीक है ये लेवल इतना इतना डेट को दिया जा रहा है पैसे, ठीक है, बट इससे ज्यादा जैसे हुआ तो इक्विटी वालों के अंदर भी क्या होगी, एक एनर्जी आ जाएगी कि हमें भी क्या करो, हम भी रिस्क ले रहे हैं, हम भी फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं, सो आप हमें भी क्या करो, हमें उससे ज्यादा क्या लो, हमें रेट ऑफ डिविडेंड दो, इंटरेस्ट और जो डिविडेंड का रेट है वो हमें दो, पैसा जितना होना चाहिए वो हमें दो, राइट। समझ पा रहे हो, क्योंकि जो डिविडेंड को सबसे आखिरी में पेमेंट मिलती है बेटे, और जितना ज्यादा बचेगा उतना बेनिफिट है, और ज्यादा कब बचेगा, जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट कम करेंगे। अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट, मैं कह रही हूँ कि यहाँ दो सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ईबीडीआईटी मेरा 10 लाख है और इंटरेस्ट की पेमेंट मेरा कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। सो नीचे आते आते क्या मैंने कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 लाख मान लेते हैं, ठीक है। और एक तरफ यही सेम इंटरेस्ट कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख कम है, तो यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे अप्रोक्स 4 से 5 लाख यहाँ पे बच जाएगा। तो ये कहते हैं कि आप डेट को यूज कर लो, ठीक है, हमारे लिए तो रिस्क बढ़ रहा है ना, हमारे लिए रिस्क बढ़ रहा है, राइट। जैसे पीएनबी बैंक का एग्जाम्पल दिया था, तो जितना ज्यादा रिस्क होगा वो भी क्या चाहेगा कि मुझे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। ऑप्टिमम पॉइंट एंड एक्सपेक्टेड द रेट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा स्पीडली, जैसे ही वो पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट क्रॉस होगा उसी के हिसाब से इक्विटी की भी अपनी क्या है कॉस्ट बढ़ा देगा। अच्छा, एज ए रिजल्ट, उसका रिजल्ट देखो क्या रहने वाला है, द एक्टिविटी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न, ये इक्विटी वालों का है, ये डेट वालों का है, ठीक है जी। द WACC पहले तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, देन उसके बाद इंक्रीज हुआ, उसके बीच में एक पॉइंट आया था जहां पर ये माना गया था कि ये लेवल बिल्कुल परफेक्ट है ना। देखो पहले तो हमारा WACC क्या हुआ, किस कलर से लूं मैं अब यहाँ पे, अच्छा पहले तो क्या था WACC नीचे की ओर गया, देन उसके बाद ये पॉइंट ऐसा आया जहां पे उसको बढ़िया परफेक्ट ऑप्टिमम स्ट्रक्चर मिल गया। जैसे इस ऑप्टिमम स्ट्रक्चर को इसने क्रॉस किया तो हमारे पास क्या हो गया, ओवरऑल कॉस्ट जो क्या है हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट। समझ में आ गया। सो लोअर पॉइंट जो था इस सब का जो सबसे लोअर पॉइंट जो था ये वाला पॉइंट, ये आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे, देखो ये आपका कंसेप्ट है, राइट। समझ पा रहे हो, आपकी जैसे जैसे ओवरऑल कॉस्ट कम होती जा रही थी, वैल्यू ऑफ फर्म वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जैसे ये पॉइंट आया, ये आपका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फर्म की मैक्सिमम वैल्यू थी बेटे, ठीक है। और जैसे ही ओवरऑल कॉस्ट आपकी बढ़ती गई, फर्म की वैल्यू भी क्या हो गई है, कम होती गई। तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट डायरेक्टली रेलिवेंट करता है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। क्लियर है, उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो समझाते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, ठीक है, NOI अप्रोच हो गया है, ठीक है, NI अप्रोच हो गया, ये सारे के सारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये जो अप्रोच है ना,
इन सब ने ना एक चीज भूल गए हैं सारे के सारे। क्या चीज भूल गए हैं? क्या चीज भूल गए हैं? ये चीज क्या भूल गए हैं? टैक्स को भूल गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्स। टैक्स को कैसे भूल सकते हैं भाई? टैक्स के कारण तो हमारा सब कुछ क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, इसको कैसे भूल गए? सो बात आ जाती है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने कहा कि मैं टैक्स को कंसीडर करूंगा। एक जगह तो मैं क्या लेके चल रहा हूं, विदाउट टैक्स क्या इफेक्ट बढ़ने वाला है, दूसरी तरफ मैं क्या लेके चलने वाला हूं, विद टैक्स। ये कंसेप्ट दो लेके आया, कौन? मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसे हम MM अप्रोच कहते हैं। ठीक है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने दो कंसेप्ट लेके आया कि एक तो विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। अच्छा, मेरे पास दो फर्म है बच्चे, ध्यान से सुनना, मेरे पास दो फर्म है, एक फर्म यहां पे है, एक फर्म यहां पर है। ठीक है, एक फर्म में तो क्या हो रहा है, केवल और केवल इक्विटी यूज की जा रही है, दूसरे फर्म में इक्विटी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डेट को भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, जहां पर डेट यूज ही नहीं होता, अब मैंने आपको एक डिबेंचर्स वाले टॉपिक में भी समझाया था, इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी समझाया था, तो वहां पे मैंने बताया था जहां पर आप डेट को यूज करते हैं, ठीक है, आपका कौन सा रिस्क होता है, ये डेट जो होता है वो कौन सा रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है ना। फाइनेंशियल रिस्क को हम क्या कहते हैं, लीवर्ड कहते हैं, मीन्स की लीवरेज सुना है, लीवरेज होता है रिस्क। ये कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, कि डिबेंचर्स को यूज करने से मेरा कैसा रिस्क जनरेट हो रहा है, फिनेंस का रिस्क जनरेट हो रहा है, कि पैसे को अरेंज किया, अरेंज करने से मेरे को थोड़ा सा बर्डन महसूस हुआ कि मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, सो दैट्स अ रीजन, उसे हम क्या कहेंगे, लीवर्ड, लीवरेज कहेंगे, है ना। अच्छा, जो फर्म बिल्कुल ही यूज नहीं कर रही तो उसे क्या कहेंगे, अनलीवर्ड कहेंगे। जो फर्म डेट को यूज कर रही है उसे क्या कहेंगे, लीवर्ड फर्म कहेंगे, और जो ये नहीं यूज कर रही उसे क्या कहेंगे, अनलीवर्ड फर्म कहेंगे। क्लियर है बेटे, अनलीवर्ड फर्म कहेंगे। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लीवर्ड हुआ तो हमें क्या क्रिएट हो रहा है, हमें फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर डेट का पैसा यूज कर रहे हैं। देखो इनडायरेक्टली मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या है आपको हर बार देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, जो MM अप्रोच ने है ना, इसने दो प्रपोजिशन दिए। क्या प्रपोजिशन दिया ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, विदाउट टैक्स को कंसीडर करेगा, एक आपका विद टैक्स को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो अब इनके कंसेप्ट को समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि जब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ने, मोदी जी MM जी ने क्या किया था, दो प्रपोजिशन रखे हैं कि एक कंसेप्ट में लूंगा विदाउट टैक्स और एक कंसेप्ट लूंगा मैं विद टैक्स। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया। विदाउट टैक्स का मतलब क्या है कि जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स का रिगार्डिंग किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं रहने वाला, और विद टैक्स का मतलब है कि जहां पर हम टैक्स को कंसीडर करने वाले हैं। अच्छा, अब मैंने यहां पर आपको बोला कि जो विदाउट टैक्स है, और यहां पे मैं एक केस लेके चल रही हूं जो इस पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कि ये जो फर्म है ना, लीवर्ड फर्म, जहां पर अनलीवर्ड फर्म, जहां पर केवल इक्विटीज को यूज किया जाता था, ये सोच रही है कन्वर्ट करना अपने आप को लीवर्ड के अंदर। ठीक है, अपने आप को लीवर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही है। अच्छा, लीवर्ड का मतलब क्या है कि जहां पर हम इक्विटी प्लस में डेट को कर रहे हैं यूज, राइट। अच्छा, अब मैंने कहा कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डेट को यूज करूंगी कि क्या मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या है वो कम नहीं होगी, है ना, ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। बट ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को कि जैसे जैसे मैंने ये जो कंसेप्ट मैंने ऊपर समझाया था कि डेट को यूज करने से कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट तो इवन कम हो जाती है, कंपनी के लिए फेवरेबल है, बट जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो रही हैं, बढ़ती चली जाएगी, उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी, जो कंपनी के लिए अनफेवरेबल है। ये दोनों फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेट ऑफ हो जाएंगी। के आपका बढ़ेगा, केडी आपका कम होगा, ये एक दूसरे से सेट ऑफ हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। और ये कांस्टेंट तो आपकी वैल्यू फर्म जो है वो भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। आप ये कहेंगे मैम ये तो हमने पहले भी पढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा सुना लग रहा है।
हाँ जी, ये आपने NOI अप्रोच में पढ़ा था, क्योंकि जब हम विदाउट टैक्स का क्राइटेरिया लेते हैं और अनलीवर्ड फर्म को लीवर्ड फर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है और जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है, इनकी हम वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। रीजन यही है कि यहाँ पर डेट में आपको किसी भी तरह का टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, और वही अजम्पशंस को लेके हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ये जो अप्रोच है, इसको भी डिस्कस किया था। याद है सबको, यहाँ पे भी किसी भी तरह का टैक्स का क्राइटेरिया नहीं था। दैट्स अ रीजन ये जो कंसेप्ट है आपका कहीं ना कहीं आपका NOI अप्रोच से बिलोंग करता है ना। यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट इसको नहीं मिल रहा है, राइट। सो दैट्स अ रीजन कि वैल्यू ऑफ जो अनलीवर्ड फर्म है और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है, इनकी वैल्यू हमेशा कम रहने वाली है। चलो इसको पढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि जो ये अप्रोच है 1958 में आई थी। विदाउट टैक्स का जो अप्रोच है ना पहले आया था, विद टैक्स का अप्रोच बाद में आया था। देखो अपने ही जो अप्रोचेस है उसको क्रिटिसाइज करके नई अप्रोच लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अपनी गलतियां खुद निकालना बहुत अच्छी बात होती है, राइट। दिस अप्रोच डिस्क्राइब करती है कि जो मार्केट है ना, इसकी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता है क्या होता है, कि जहां पर आप ये जो कस्टमर है और जो आपकी सप्लायर होते हैं, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब क्या है, कि कस्टमर को फुल ऑफ नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर मार्केट के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे जो सामान है इतने ही रेट का मिल रहा है, राइट। बट इसी तरह से शॉपकीपर को भी पता होता है कि हमारी मार्केट में हमें इतने पर शेयर होल्डर्स को, सॉरी इतने जो कस्टमर है उसको इतने रेट पे देना चाहिए। तो परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी तरह का आपको बातें, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी, हर चीज आपको ट्रांसपेरेंट वे से पता होगी, ठीक है। और ये कहते हैं कि किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर मैं कहूँ कि नो को टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन अनचेंज रहने वाली है। वैल्यू ऑफ द फर्म की बात की जा रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की जा रही है, कि जो KO है एंड वैल्यू ऑफ फर्म है ये आपकी रिमेन कांस्टेंट है। रीजन यही है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ डेट है, ये एक दूसरे से सेट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। इस अप्रोच में जैसे जो नॉर्मल हमने जनरल अप्रोच पढ़ी थी, क्या अप्रोच रीड की थी, याद है आप सभी को, ये 7 से 8 पॉइंट पढ़े थे, है ना। इसके अलावा ये कहते हैं मेरी 4 और अप्रोचेज में लेके चला हूं, सॉरी 4 और अजम्पशंस में लेके चला हूं। क्या क्या है, 3 अजम्पशंस लेके चला हूं। तो क्या क्या है कि मेरी मार्केट जो क्या रहने वाली है, परफेक्ट रहने वाली है, ठीक है, जिसके कारण जो आपके इन्वेस्टर्स है वो क्या रहने वाले हैं, रैशनल रहने वाले हैं, फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड की बात की जा रही है। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ये सेम एज इट इज है। कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, ये भी सेम एज इट इज है। अच्छा, ये भी आपकी सेम एज इट इज है, बस इसमें यही 2 पॉइंट नए आए हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी 2 नई एजम्पशंस हो रहे हैं आपकी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में, वो भी विदाउट टैक्स वाले में, है ना। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, तो क्या ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म है, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म है, ये हमेशा इक्वल आती है। रीजन यही है कि जो आपको टैक्स का रेट मिलता था इक्विटी और डेट के ऊपर, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर विदाउट टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। A firm having a debt in its capital structure has a higher cost of the equity than an unlevered firm. The cost of equity will including the risk premium for the financial risk. समझ में आ रहा है। The structure of the capital financial leverage does not affect the overall cost of capital. The cost of capital is only affected by the business risk. समझ में आ गया। फाइनेंशियल लीवरेज से क्यों नहीं इफेक्ट हो रही, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो कंपनी की यहाँ पर जो फेवरेबल सिचुएशन थी और ये इक्विटी की अनफेवरेबल सिचुएशन थी, इनके कारण क्या हो रही है, ये सेट ऑफ हो रही है। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद टैक्स का। विद टैक्स का मतलब क्या है कि जब कंपनी क्या है, टैक्स को कंसीडर कर रही है।
टैक्स को कंसीडर करिए तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट, जब हम डिबेंचर्स यूज कर रहे हैं हमें टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है ना। इसके कारण हमें क्या होने वाली है, टैक्स की सेविंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जितनी हमारी इनकम कम होगी उतना ही हमारे पास टैक्स की लायबिलिटीज जो होती है वो कम होती है। सबको पता है इस बात का, सबको पता है। अच्छा चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। अब मैं कह रही हूं कि जो ये लीवर्ड फर्म है, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है अनलीवर्ड के अंदर। तो आप ये कहेंगे कि मैम लीवर्ड अनलीवर्ड काफी हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है ना, बट क्या करें, ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझाया तो ये थ्योरी आपको ऊपर ऊपर से चली जाएगी। देखो मैंने कहा कि जो लीवर्ड फर्म थी जहां पर इक्विटी प्लस डेट को यूज करना था, ठीक है, मैंने कहा कि मैं अब केवल और केवल इक्विटी को यूज करूंगी। तो क्या जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू थी और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म की इस टाइम बराबर होगी या अनइक्वल होगी? अनइक्वल होगी। प्रूफ करके बताऊं? प्रूफ करके बताऊं कैसे होगी? देखो इक्विटी की कॉस्ट, यहां पे जो आने वाली इक्विटी कॉस्ट बराबर है ना, बट जैसे ही मैं डेट को यूज कर रही हूं तो इक्विटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने पहले इस वाले इलस्ट्रेशन के अंदर देखा था, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट करके मैंने बताया था कि जैसे ही मैंने डेट को यूज किया मेरी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो गई थी? 15 से 13% हो गई थी, है ना। अच्छा तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल रहा है। सो यहां पर जो लीवर्ड फर्म की वैल्यू होगी ना वो ज्यादा होगी। किस अमाउंट से ज्यादा होगी? वो इंटरेस्ट सेविंग अमाउंट से, सॉरी टैक्स सेविंग अमाउंट से ज्यादा होगी, राइट। सो मैं यहां पे लिख सकती हूं कि जो वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म है वो कैसी होगी? वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म, ये लीवर्ड फर्म की वैल्यू है वो कैसे निकल सकती है? इसमें अनलीवर्ड में हम क्या कर सकते हैं? टैक्स सेविंग को ऐड कर दो, क्योंकि यही एक डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? विद टैक्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ, ये कंसेप्ट आपका 1963 में आया था और आपको याद है पहले किस में आया था? ये 1958 का कंसेप्ट था ऊपर ये, राइट। तो ये इसके बाद इसके अंदर चेंज किया गया कि इसने यहां पर इंपॉर्टेंस दी अमेंडमेंट की, बस किससे? इनकॉर्पोरेटेड टैक्स से। बाकी सभी चीजें से जितनी भी चीज है वो सारी सेम है। जैसे ही यहां पर मैंने इनकॉर्पोरेटेड टैक्स को एग्जिस्ट किया तो मेरी जो वैल्यू ऑफ फर्म है लीवर्ड फर्म की वो इंक्रीज हो गई। रीजन यही है कि हमारा टैक्स क्या आ गया? एग्जिस्टेंस में आ गया। हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम हो गई है, राइट। रिजल्ट देखो, ऑन द ऑन कंक्लूजन क्या लिखना है आपको? देयर विल बी सम डिफरेंस इन द अर्निंग ऑफ द अर्निंग एंड द डेट होल्डर इन द लीवर्ड एंड द अनलीवर्ड फर्म। इनमें देखा ये ज्यादा थी हमारी किससे? अनलीवर्ड फर्म से, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म बाय द अमाउंट, किस अमाउंट से? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द डेट मल्टीप्लाई बाय द कॉर्पोरेट टैक्स रेट से। देखो मैं आपको इसका ना एक एग्जांपल बताऊं। ओके देयर इज अ नो स्पेस, ओके, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। आपका एक जगह है EBIT, नजर आ रहा है सभी को? EBIT, मैं इसको जूम कर लेती हूँ, आई होप अब आप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। आपका जो EBIT है यहाँ पर क्या है? 10,000 है, यहाँ पे भी क्या है? 10,000 है। एक फर्म कह रही है कि मैंने डेट को यूज ही नहीं किया, एक कह रही है कि मैंने डेट को यूज किया है। ये इसके पास तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट होगा ही नहीं, क्योंकि EBIT में से हमें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ये कहता है कि मैंने तो यूज किया था जिसके कारण मेरा क्या है? 3,000 रुपये इंटरेस्ट बना है। अच्छा सो मेरे पास EBT कितना बच गया? ये बच गया भाई 10,000। ये कितना बच गया भाई? 7,000। अच्छा अब उसके बाद हमें इन टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, राइट। टैक्स की अमाउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? इसी अमाउंट के ऊपर होती है। मैंने कहा मेरा टैक्स 30% है, 30% 10,000 का करो, 3,000 हो गया। कितना रह गया? ये 7,000 रह गया। 30% 7,000 का करो, ये 21,000 रुपये आ गया। यहाँ पे कितना बच गया? 4900 रुपये बच गया। आप देख पा रहे हैं एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, उम्मीद करूंगी सबको नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है मुझे? ये देखो ये क्या नजर आ रही है कि यहाँ पर जो टैक्स की पेमेंट हो रही है, यहाँ पर जो टैक्स की पेमेंट हो रही है, कितने का डिफरेंस है?
900 का डिफरेंस है। रीजन बताऊं क्यों है ऐसा डिफरेंस, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट डेट को यूज नहीं किया। मैंने कितने के कारण 3000 की पेमेंट के कारण मैंने कितने का टैक्स बचाया, 900 का। क्या मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको प्रूफ करके दिखा दूं? आप देख पा रहे हैं मेरा 900 रुपये बच रहे हैं, मीन्स कि जो 3000 एज ए इंटरेस्ट था उसके ऊपर मैंने 30% टैक्स की रेट लगाई, उसके कारण मेरा क्या हो रहा है, पैसा बच गया है। तो इसी वजह से हमारी जो लीवर्ड फर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का कंसेप्ट पहली बात तो लग रहा है और यहाँ पे आपकी इक्विटी को भी यूज किया जा रहा है। दैट्स अ रीजन कि इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। उम्मीद करेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर आ गया होगा समझ में, राइट।